तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वन लाइनर जो सीरीज चल रहा है उसका सेट नंबर ये आपका 15 हो चुका है। और हम यहाँ पे पेज नंबर 14 से स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले आपको कंप्लीट कराया जा चुका है 39 पेजेस तक। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। और इसमें जो क्वेश्चन दिए गए वो काफ़ी अच्छे हैं, तो इनको अच्छे से याद रखिएगा। दिल्ली सल्तनत का काल माना जाता है कब से कब तक? तो ध्यान दीजिएगा, दिल्ली सल्तनत का जो समय माना जाता है वो 1206 से 1526 तक। 1206 में स्टार्ट हुआ था गुलाम वंश से, आपको पता होगा, और इसका अंत हुआ लोदी वंश में। इब्राहिम लोदी आखिरी शासक रहे जो कि पानीपत के प्रथम युद्ध में इनकी पराजय हुई बाबर के हाथ। ठीक है, तो भारत में तुर्की शासन के वास्तविक संस्थापक के रूप में कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है, क्योंकि इन्होंने गुलाम वंश की स्थापना किया और ये मोहम्मद गौरी के गुलाम थे। इल्तुतमिश की सेना ने बिहार पर कब्जा कब किया था? तो बिहार पर कब्जा 1210 में किया और बंगाल पर आक्रमण 1225 में। और ध्यान दीजिएगा, इल्तुतमिश खुद कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, यानी गुलाम का गुलाम, तो इसे गुलामों का गुलाम के नाम से भी जाना जाता है। दिल्ली सल्तनत के दौरान शाहना जो शब्द था वो किसके लिए प्रयुक्त होता था? शाहना शब्द बाजार अधिकारी जो होते थे उनके लिए प्रयुक्त होता था, शाहना। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा बनता है कि दिल्ली सल्तनत के दौरान भू राजस्व के रूप में नगद निर्धारित करने वाला प्रथम शासक कौन हुए? भू राजस्व के रूप में नगद निर्धारित करने वाले अलाउद्दीन खिलजी हुए, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद आता है कि आरिज ए मुमालिक। आरिज ए मुमालिक किसको कहते थे? सैन्य विभाग के जो प्रमुख होते थे उनको कहते थे। और मुशरिफ ए मुमालिक जो थे वो महालेखागार को कहा जाता था। तो ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स, इनको अच्छे से याद रखिए। नेक्स्ट आता है कि शेरशाह सूरी द्वारा शुरू किए गए चांदी के सिक्के को क्या कहते थे? शेरशाह ने चांदी के सिक्के और तांबा के सिक्के को भी स्टार्ट किया था। तो चांदी के सिक्के को यहाँ पे रुपए और तांबा के सिक्के को दाम कहा जाता था। सिक्के का जो वजन था 178 ग्रेन। चांदी के टाका स्टार्ट किया था इल्तुतमिश ने, और टोकन मोहर सिक्का शेरशाह सूरी ने। दिनार नाम से सोने के सिक्के मोहम्मद बिन तुगलक ने स्टार्ट किया था। भारत छोड़ो आंदोलन की स्वर्ण जयंती मनाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने कब 1 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया था? तो 1992 में 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट होता है। स्टार्ट एक्चुअली 9 अगस्त से होता है, प्रस्ताव पारित जो हुआ था वो 8 अगस्त को हुआ था। ठीक है ना। अगला प्रश्न आता है रविंद्र सरोवर झील। रविंद्र सरोवर झील जो है वो पश्चिम बंगाल के अंतर्गत है। कोलकाता में एक कृत्रिम झील है ये सरोवर झील। सामान्य न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता की बात करें तो ये आपका अनुच्छेद 39 के क के अंतर्गत आता है। राज्य के नीति सिद्धांत संविधान का एक गैर परिवर्तनीय और गैर वाद योग्य हिस्सा है। ठीक है, और अगर हम बात करें जैसे कि परिवर्तनीय और वाद योग्य कौन सा है, तो ये हमारा मौलिक अधिकार होता है। ठीक है, यहाँ पे गैर परिवर्तनीय और गैर वाद योग्य की बात करें तो नीति निषेधक तत्व भी है और मौलिक कर्तव्य भी है, जिनको हम लोग कहते हैं कि गैर परिवर्तनीय है और गैर वाद योग्य है। तो ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद आते हैं हम पेज नंबर 41 पे। तो यहाँ पे हम देखेंगे पिंक सिटी ऑफ इंडिया किसे कहते हैं। पिंक सिटी ऑफ इंडिया जयपुर को कहते हैं, और 6 जुलाई 2019 को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको शामिल किया गया था। वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 2019 में शामिल किया गया था। 1764 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत का पहला डाकघर किस स्थान पर स्थापित किया गया? तो 1764 में भारत का पहला डाकघर बॉम्बे, यानी अब मुंबई जिसको जानते हैं, बॉम्बे में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला डाकघर 1727 में स्टार्ट किया था। 1727 में विश्व डाकघर दिवस 9 अक्टूबर को मनाते हैं, और राष्ट्रीय डाक जो सप्ताह होता है वो 9 से लेकर के 15 अक्टूबर तक मनाया जाता है। थोरियम का आविष्कार किसने किया था? थोरियम का आविष्कार बर्जिलियस ने किया था 1828 में। 1828 का डेट आपको तो पता ही होगा, क्यों फेमस है? ब्रह्म समाज। ठीक है, और भारत में सर्वाधिक ये थोरियम मिलता है, और कहाँ पर? तो भारत के राज्य केरल में। विजयनगर वास्तुकला फेमस थी क्योंकि खंभों पर सबसे अधिक चित्रित किए जाने वाला जो पशु था उसमें घोड़ा देखने को मिलता है, और ये काफ़ी कई चीज़ों के वजह से फेमस था। अगर आपसे पूछे कि विजयनगर वास्तुकला फेमस क्यों था, तो बहुत सारे कारण थे। और यहाँ पे अगर पूछे कि खंभों पर सबसे अधिक चित्रित किए जाने वाला पशु कौन था? घोड़ा था। अलंकृत स्तंभों वाले मंडप और राय गोपुरम उनकी खास विशेषता थी। हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर भी इसमें शामिल है। ठीक है, विरूपाक्ष मंदिर हम्पी में। अगला है कि कार्ला गुफा
जैसे कारले गुफा, कार्ला गुफा। भारत में सबसे बड़ा ये हिनयान बौद्ध चैत्य है, हिनयान बौद्ध चैत्य है और ये महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, महाराष्ट्र में 15 गुफाएं इसमें स्थित है। सतवाहन राजवंशों से संबंधित है, सतवाहन राजवंशों से संबंधित है। अजंता महाराष्ट्र में औरंगाबाद के पास किस नदी पर स्थित है? तो ध्यान दीजिए, जैसे अजंता है वो महाराष्ट्र में बघोरा नदी पर स्थित है, बघोरा नदी पर। खजुराहो स्मारक समूह को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में शामिल कब किया गया? खजुराहो को 1986 में शामिल किया गया था और 1986 में इसके अलावे भी और भी चीज़ें जोड़ी गई, जैसे कि 1986 में अन्य जो शामिल हुआ, गोवा के चर्च और मठ, फतेहपुर सिकरी को भी शामिल किया गया था और हम्पी में स्मारकों के समूह जो है इसको भी 1986 में शामिल किया गया। कूट, ऐताक्ष और गज पृष्ठ और वृत्त किससे संबंधित है? तो ये संबंध है द्रविड़ मंदिर शैली से संबंध रखते हैं। ये जो सभी शब्द आप देख रहे हैं द्रविड़ मंदिर शैली से। उत्तर भारत में जो मंदिर शैली है उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? उसे हम लोग नागर के जानते हैं, नागर शैली। और वेसर जो होता है वो मध्य शैली होती है, वेसर। उदयगिरी मंदिर विदिशा के किनारी क्षेत्र में। देवगढ़ मंदिर की बात करें तो उत्तर प्रदेश के ललितपुर में। 64 योगिनी मंदिर, जो कि इसको हम लोग एक टसो महादेव मंदिर के नाम से भी जानते हैं, वो मध्य प्रदेश के आपका मुरैना में स्थित है। खजुराहो का लक्ष्मण मंदिर मध्य प्रदेश में। और सूर्य मंदिर जिसको हम लोग मोढेरा में स्थित है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सूर्य मंदिर मोढेरा गुजरात, कई बार पेपर में देखने को मिला है, याद रखना है। इसके बाद आता है पेज नंबर 42, जिसमें देखिए क्या है कि अर्थूना मंदिर बांसवाड़ा जिला राजस्थान में, राजस्थान के बांसवाड़ा जिला में अर्थूना मंदिर है। मीनाक्षी मंदिर मदुरै, ध्यान रखिएगा। इसके बाद लिंगराज मंदिर, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में स्थित है, शिव को समर्पित है। विमल वसाही की किसको समर्पित है? तो प्रथम जैन तीर्थकर श्री आदिनाथ को समर्पित है। लूना वसाही 22वें तीर्थकर श्री नेमिनाथ को समर्पित है और पीतलहार आदिनाथ को समर्पित है। तो ये सब याद रखिएगा। मौर्य युग का संबंध किस प्रकार के मिट्टी के बर्तनों से है? मौर्य युग का संबंध उत्तर काले रंग के बर्तन से, उत्तर काले रंग के बर्तन से। यानी मौर्य युग में उत्तर काले रंग के बर्तन, गेरुआ रंग के बर्तन प्रारंभिक वैदिक काल से, लाल रंग के बर्तन गुप्त काल से। ये दोनों इंपॉर्टेंट रहेगा। मौर्य युग का जो बर्तन रहेगा वो उत्तरी काले रंग के बर्तन, और लाल रंग का बर्तन कहा जाए तो वो आपका गुप्त काल से होगा। चित्रित भूरे रंग का बर्तन उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत। मेवाड़ राजाओं के वंश का जानने का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? मेवाड़ राजाओं के वंश को अगर जानना है तो इनका सबसे महत्वपूर्ण जो स्रोत होगा वो कुंभलगढ़ प्रशस्ति से, कुंभलगढ़ प्रशस्ति से। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि जितने भी वीडियो अब तक प्रोवाइड कराया गया आप लोगों को वो सब देख करके जाइएगा। और 1 से लेकर 10 पार्ट तक का मैंने मास्टर वीडियो भी प्रोवाइड कराया था, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो ज़रूर चेकआउट कर लीजिए। और इसका PDF आप हमारे कोर्स में जब जाएंगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा, वहाँ पे डाला गया ऑलरेडी। ठीक है, तो आप वहाँ से कोर्स में अगर जुड़े हैं तो बहुत अच्छी बात है, वहाँ से डाउनलोड करके प्रिंट आउट करा करके पढ़ लीजिए। और अगर नहीं भी जुड़े तो बहुत ही कम कीमत में यार कोर्स आपको मिल रही है, जहाँ पे सभी स्टडी मटेरियल आपको मिल रहा है। और अब तो बिहार SI के जो कोर्स आपका, उसमें मैंने मैथ्स और रीजनिंग की वीडियो भी प्रोवाइड कराना स्टार्ट कर दिया है, तो आप जा करके ज्वाइन कर सकते। एप्लीकेशन पर जाइए और ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए किस शिलालेख में संस्कृत भाषा में विष्णु पूजा के बारे में विवरण मिलता है? किस शिलालेख में संस्कृत भाषा में विष्णु पूजा के बारे में? तो नागरी शिलालेख। अंग्रेजों के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य कौन था? तो वो था आपका हैदराबाद। एक प्रश्न हमेशा पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा, अभी हाल ही में एग्जाम्स में पूछा गया था कि 19वीं सदी की घटनाओं को कालक्रम के अनुसार आपको बताना है। जैसे कि सिंध का विलय, अंग्रेजों ने सिंध का विलय अपने अंग्रेजी साम्राज्य में कब किया था? तो 1843 में। पंजाब का विलय कब किया? 1849 में। झांसी का विलय 1854। अवध का विलय जो हुआ था 1856 में, कुशासन के आधार पर हुआ था, इसको आप अलग से याद रखना है। आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46 और 1848 से 49 में, तो ये दोनों याद रखिए। साथ ही साथ इसके बाद हम देखेंगे कि बंगाल से दासों के निर्यात पर किस वर्ष प्रतिबंध लगा? तो 1789 और ये 22 जुलाई को हुआ। वांडीवास का युद्ध 1760 में, बक्सर का युद्ध 1764 और खारदा का युद्ध 11 मार्च 1795। बक्सर का युद्ध जो होता है 22 अक्टूबर 1764।
ठीक है। भारतीय दास्ता अधिनियम 1841 में था, लॉर्ड एटनबरो के समय में ये पारित हुआ था। भीमा करेगांव का युद्ध कब हुआ? 1818 में। और तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध भी 1818 के साथ होता है। लॉरेंस बंधुओं ने किस प्रशासन में अपनी सेवाएं दी थी? तो पंजाब में। और यहाँ पे याद रखिएगा कि 1849 में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के बाद 3 वर्षों के भीतर लॉरेंस बंधुओं द्वारा प्रांतों में पूर्ण व्यवस्था बहाल कर दी गई थी। तो ये रही आज की हमारी 3 पेजेस। उम्मीद है कि जितने भी क्वेश्चंस आपको बताए गए वो आपको अच्छे लगे होंगे, और इसमें से कुछ क्वेश्चन आपको याद भी होंगे, कुछ नहीं भी होंगे। जो नहीं याद है उनको नोट डाउन करिए, अच्छे से याद रखिए। और डायरेक्ट अगर आप सभी क्वेश्चंस का PDF लेना चाहते हैं तो आप हमारे एप्लीकेशन पे ही जा सकते हैं। किसी कोर्स में ज्वाइन करेंगे तो आपको कोर्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। और अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट रहता है, कोई भी चीज़ जानकारी चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल मिलते हैं किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।